नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइड पर। मैं हूं निखिल वर्मा, आप हमारे साथ में हैं इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने के लिए। दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है, सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सेशन को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आई होप आपको इस सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने आपको फर्म क्या होता है, फर्म के बारे में भी बताया था और उसके साथ ही साथ मार्केट के बारे में भी बताया था, यानी बाजार क्या होता है और बाजार के बनने के लिए कितनी सारी शर्त की जरूरत होती है। ये हमने लास्ट सेशन में अटेंड किया था और उम्मीद है कि आपको लास्ट सेशन अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार विजिट कर लीजिए, उसके बाद इस सेशन को देखिएगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं अपने इस सेशन में कि जो फॉर्म ऑफ मार्केट है, यानी बाजार का जो प्रकार है, यानी बाजार की जो श्रेणियां हैं, उसके बारे में बेसिकली आज हमारी बात होने वाली है। तो यहां पर जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, यानी बाजार का जो प्रकार है वो कितने प्रकार के हैं, उसके यहाँ पे आप देख रहे हैं इस बोर्ड पर आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहला यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो लिखा है सबसे पहला परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। ये फॉर्म ऑफ मार्केट का पहला प्रकार है जिसको इंग्लिश में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बोलते हैं और हिंदी में इसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहा जाता है। और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार या इंग्लिश में जो बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इसके अपने आप के कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, जो विशेषताएं इसको परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंतर्गत लगाती हैं या इसको बताती हैं। ठीक है, वो क्या है फीचर्स, इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं, इसको हम आगे डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे प्रकार की ओर, यानी फॉर्म्स ऑफ मार्केट का दूसरा प्रकार या दूसरी श्रेणी क्या है ये देखिए। अगला है, पहला तो हो गया परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, उसके बाद दूसरा है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। यहां पर आप देख रहे हैं दूसरा जो प्रकार है फॉर्म्स ऑफ मार्केट का वो है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, यानी अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। ठीक है, अब ये जो अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, वो बेसिकली इतने प्रकार की निकल के आती है। अब क्या क्या होती है ध्यान से देखिए, इसके अंतर्गत तीन चीजें आती हैं। पहला यहाँ पर लिखा है मोनोपोली, ठीक है, मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। अब ये क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। अगला आपका जो टाइप्स है वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। इसका मतलब होता है कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगी बाजार, ठीक है ना, ये इसका हिंदी वाला नाम है और इंग्लिश में इसको ये बोला जाता है। और आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हैं तो ऑब्वियस सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हिंदी को पढ़े ही पढ़े, साथ ही साथ इसका इंग्लिश वर्जन भी करें, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी आती है जिनको आपको हिंदी में समझना थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन वहीं पर अगर आप इंग्लिश में, हाँ ये हो सकता है शुरू में इंग्लिश में आपको थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, लेकिन धीरे धीरे कंसिस्टेंटली आप बनाओगे तो आपका बेसिकली इंग्लिश वाला जो लैंग्वेज है वो धीरे धीरे आपके पकड़ में आ जाएगा और आप कर लोगे। मैं आपको रियल बात बताता हूँ कि जो आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट है वो हिंदी में एक्चुअल में टफ है। जो भी स्टूडेंट्स या जो भी लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स को वो यही बोलते हैं कि मैंने शुरू में हिंदी से पढ़ा था, लेकिन हिंदी धीरे धीरे मुझे टफ लगने लगी थी। इसके बाद मैंने क्या किया, मैं इंग्लिश वर्जन ही पढ़ना शुरू किया और आज मुझे इकोनॉमिक्स को इंग्लिश में ज्यादा पढ़ना अच्छा लगता है बजाय हिंदी के। ठीक है ना, तो आप भी यही करिएगा, तो उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे तरीके से आएगा। ठीक है ना, आगे आइए। तो आपने यहाँ पर दूसरा देख लिया जो इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का दूसरा प्रकार है। आगे हम बात करते हैं जो तीसरा टाइप्स है जिसका नाम है ओलिगोपोली। ठीक है, अब ये जो ओलिगोपोली है मतलब अल्पाधिकार है, इसके तीन कैटेगरी हैं। पहला है ओलिगोपोली विदाउट प्रोडक्ट या डिफरेंशिएशन। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर विदाउट लिखा है, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब है कि वस्तुएं एक समान होंगी, वस्तुओं में एक समानता होगी, अलग अलग वस्तुएं नहीं बनेंगी। और यहाँ पर लिखा है ओलिगोपोली विद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी यहाँ पर जो भी वस्तुएं बनाई जाएंगी, जो भी सामान यहाँ पर बनाया जाएगा, वो वस्तु या वो सामान उसमें एक समान नहीं होगा, यानी वो अलग अलग होगा। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन विथ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब वस्तुएं आपकी एक जैसी नहीं होंगी, वस्तुओं का जो स्वरूप होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है ना, ये रही आपकी फॉर्म्स ऑफ मार्केट, यानी बाजार के कितने प्रकार होते हैं ये आपने यहाँ पर देख लिया है। इसके बाद आपको समझना यह है कि आपने सारी चीजें देख लिया, अब एक एक करके, यानी पहले हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में
नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। फिर इम्परफेक्ट कंपटीशन में आपको मोनोपोली पढ़ना है। मोनोपोली क्या होती है, इसके क्या फीचर्स होते हैं, यानी क्या विशेषताएं होती हैं। मोनोपोली में क्या फर्म्स कितने होते हैं, उसमें क्या जो फर्म्स होते हैं उनकी एंट्री और एग्जिट क्या बाउंडेशन होती है या नहीं होती है, और उसके बाद नंबर ऑफ फर्म्स कितने होते हैं, इसको भी इसमें पढ़ेंगे। और जो आपके गुड्स बनाए जाते हैं, जो भी वस्तुएं होती हैं, यानी जो प्रोड्यूसर वस्तुओं को बनाता है, वो वस्तुएं क्या एक समान होती हैं या उसमें भी अलग अलग पाया जाता है वस्तुओं में, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे। तो उसी हिसाब से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में भी हम इसके फीचर्स को देखेंगे। और उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो ओलिगोपोली आता है। इस ओलिगोपोली में हम इतने प्रकार का जो इसके दो टाइप्स हैं, इस दो टाइप्स के अंतर्गत भी देखेंगे कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी वस्तुएं हैं, या जो प्रोड्यूसर यानी जो उत्पादक या कोई मालिक जो सामान अपने यहाँ अपने फर्म में बना रहा है, वो वस्तु जो बना रहा है उसमें एक समानता है या अलग अलग है। इसके बारे में हम जब भी सेशन लाएंगे तो डिटेल में लाएंगे। फिलहाल के लिए आज हम अपने सेशन में केवल इतना ही पढ़ेंगे कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में हमने देख ही लिया। अब आगे बात करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है। यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू, यानी इसको बोलते हैं सीमांत आय, एंड एवरेज रेवेन्यू जिसको बोलते हैं औसत आय। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, और यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू लिखा है, यानी एवरेज रेवेन्यू यानी औसत आय क्या होता है, इसको आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि आपका जो एवरेज रेवेन्यू है ये क्या होता है। ध्यान से समझिए, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं तो समझ में आएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एवरेज रेवेन्यू की, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में औसत आय। ठीक है ना। अब ये क्या होता है, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई भी सेलर है, क्या है, सेलर है। अब ये सेलर मान लीजिए कि कोई सामान बना रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये सेलर है और ये कोई वस्तु है। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु है। अब इस वस्तु को कोई भी वस्तु का नाम दे दीजिए, ठीक है ना। अब ये वस्तु जो बना रहा है, अब इसको बना करके मार्केट में क्या करेगा, बेच देगा। ये सेलर क्या करेगा, मार्केट में इसको सेल कर देगा। अब मान लीजिए कि ये जो वस्तु बनाया है इसका नंबर बहुत ज्यादा हो, यानी एक वस्तु भी बेच सकता है, दो वस्तु भी बेच सकता है, तीन वस्तु भी बेच सकता है, चार वस्तु, मतलब नंबर ऑफ जो यूनिट है वो कुछ भी हो सकता है। सामान को बनाया, बना करके मार्केट में क्या कर गया, सेल करेगा। मान लीजिए कि सेलर ने क्या किया, 10 यूनिट अपने सामान को लिया। ठीक है, अब इसको बिस्किट मान लीजिए, ठीक है, या बिस्किट मान लीजिए। अब बिस्कुट को मान ले बनाया, अब ये एक बिस्किट है, ऐसे ही 10 यूनिट बिस्किट के क्या हुआ, सेलर ने मार्केट में सेल कर दिया, यानी बेच दिया। अब 10 यूनिट बेचा है, लेकिन एक यूनिट जो बेचा है, एक यूनिट की जो प्राइस है वो 5 रुपीज है। कितनी रुपीज है, 5 रुपीज है। यानी एक यूनिट अगर मार्केट में कोई भी सेलर बेचेगा तो उसको 5 रुपए पर यूनिट बेचेगा, लेकिन बेच रहा है 10 यूनिट, तो 10 यूनिट के हिसाब से और 5 रुपए के हिसाब से पर यूनिट बेच रहा है, तो इसका जो रेवेन्यू होगा, यानी इसका जो इनकम होगा, यानी बेच करके जो ये कमाएगा वो कितना रुपए कमाएगा, 10 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, आएगा 50 रुपीज। ठीक है, अब ये 50 रुपीज। अब ये जो 50 रुपीज इन्होंने सेलर ने बेचा है, अपने सामान को बेच करके जो इन्होंने इनकम जनरेट किया है, ये सेलर का क्या है, इनकम है, ये सेलर का आय है। ठीक है, और एक यूनिट का जो दाम है, यानी एक यूनिट कितने रुपए की बेच रहा है, 5 रुपए का बेच रहा है। बेचा कितना है, टोटल 10 यूनिट। तो इस हिसाब से सेलर को कितना लाभ हुआ, यानी कितना वो इनकम बनाया। तो कितना इनकम बनाया, 10 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आएगा 50, यानी 50 रुपीज सेलर को मिल गए मार्केट में अपने प्रोडक्ट को, अपने सामान को बेच करके। अब आपको समझना यहाँ पे ये है कि एवरेज रेवेन्यू क्या होता है। ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए, जैसे एवरेज रेवेन्यू का फार्मूला यही होता है, एवरेज रेवेन्यू का शॉर्ट फॉर्म होता है AR। ए का मतलब एवरेज, आर का मतलब होता है रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू का जो फॉर्म होता है वो होता है TR अपॉन Q। अब TR का क्या मतलब होता है, TR का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू, यानी कुल आगम या कुल आय। और यही जो आपका 50 रुपीज है, यही आपका सेलर का TR हो जाता है। क्या हो जाता है, सेलर का TR हो जाता है, यानी टोटल रेवेन्यू हो जाता है। और यहां पर आप देख रहे हैं Q है, तो इस Q का क्या मतलब होता है, जितना सेलर ने जितना यूनिट टोटल मार्केट में बेचा हुआ है, यही इसका Q हो जाता है। तो यानी आपको यहां पर AR निकालने के लिए TR चाहिए और Q चाहिए। तो TR बेसिकली आपको मिल गया
और क्यू जो है आपको यहाँ पर मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, टी आर के जगह पर 50 रख देंगे और क्यू के जगह पर हम 10 रख देंगे, यानी यहाँ पर 10 रख दिया। तो इस हिसाब से 50 में अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 5 रुपीज। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं सेलर का जो एवरेज रेवेन्यू है, यानी एवरेज रेवेन्यू के एक नाम से और आप जानते हैं पर यूनिट आपका जो रेवेन्यू है, ठीक है, यानी पर यूनिट आपका कितना रुपए आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 रुपए मिल रहा है। तो एवरेज रेवेन्यू टी आर अपॉन क्यू 50/10 इक्वल टू 5। यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू 5 रुपए निकल के आया है। ठीक है ना। अब एक चीज तो आपने समझ लिया, अब आपको समझना है मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, अब आपको समझना है क्या मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। आपको एआर समझ में आ गया, अब हम समझेंगे एमआर। सबसे पहले एमआर का हम फार्मूला लिख देते हैं। एमआर का हम फार्मूला लिख देते हैं। एमआर का मतलब क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू। अब मार्जिनल रेवेन्यू को थोड़ा सा मैं पहले आपको डिफाइन कर दूं, उसके बाद हम इसको बोर्ड पे समझ लेंगे। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है सीमांत आय। एक एक्स्ट्रा यूनिट बेच करके, किसी भी प्रोडक्ट की एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करके, बेच करके जो भी इनकम जनरेट होती है, यानी जो भी आय, जो भी पैसा हमको मिलता है एक एक्स्ट्रा यूनिट बेच देने से, वही हमारी मार्जिनल रेवेन्यू यानी सीमांत आय हो जाती है। ध्यान से समझिए। इसका पहले मैं फार्मूला लिखता हूं, फिर एग्जांपल से आपके समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है चेंज इन टी आर अपॉन चेंज इन क्यू। अब टी आर का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू, और ये डेल्टा, डेल्टा शो करता है कि आपके टोटल रेवेन्यू में कितना परिवर्तन हुआ है। और डेल्टा क्यू का मतलब होता है कि आपने क्वांटिटी में, यानी नंबर ऑफ यूनिट में आपने कितना चेंज लाया है, वो यहाँ पर ये शो करता है। और एमआर का आप समझ ही रहे हैं। तो एक फार्मूला ये हो गया। एक फार्मूला इसका और होता है, यहाँ पर और लिख देता हूं। आर का मतलब होता है ये तो ये, और जो नीचे लिखने वाला हूं ये तो ये। तो एमआर का मतलब यहाँ पे हो जाता है टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। ठीक है, टी आर एन मतलब होता है कि जितना भी आपके पास टोटल है, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट जितना टोटल है उसका टोटल रेवेन्यू। यानी ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट है, ये बिस्किट का ही एग्जांपल लेते हैं। 10 बिस्किट है, 10 बिस्किट को बेचने पर जो भी आपको यहाँ पर टोटल रेवेन्यू मिला है, जो आपने कमाया है, सेलर ने जो कमाया है, उससे एक कम, यानी 10 यूनिट यहाँ बेचा है, अब 10 से एक कम यहाँ पर जो बेचा है उसका जो रेवेन्यू होगा, दोनों को माइनस कर देंगे, मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। बेसिकली आपके पास दो फार्मूले होते हैं, इस दो फार्मूले में से आप किसी का भी यूज करके मार्जिनल रेवेन्यू आप प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मार्जिनल रेवेन्यू को समझते हैं। मान लीजिए कि कोई सेलर है, ठीक है, अब यही पुराना वाला सेलर ले लेते हैं यार, क्या बार बार सेलर को बदलना है ना। अब यही मान लीजिए यही सेलर है। अब ये सेलर ने क्या किया, बता रहा हूं, इस सेलर ने क्या किया, इस सेलर ने पहले 10 यूनिट को लिया, 10 यूनिट को लिया और ये 10 यूनिट को बेचा। लेकिन पर यूनिट कितना रुपए लिया, पर यूनिट कितना रुपए इन्होंने बेचा, इन्होंने बेचा 5 रुपए। मतलब 5 रुपए को हिसाब से एक यूनिट 5 रुपए का बेच रहा है तो 10 यूनिट बेचेगा, तो इसका जो टी आर निकल के आएगा, यानी टोटल रेवेन्यू, या इसको इनकम बोलते हैं, सेलर की जो इनकम होगी, या जिसको हम टी आर बोल देते हैं। तो 10 यूनिट बेच रहा है, एक यूनिट की कीमत 5 रुपए है, तो 10 यूनिट के हिसाब से 5 रुपए के हिसाब से आपका हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 50 रुपीज। ठीक है, 50 रुपए का टी आर आ गया। अब ध्यान से समझिए, यहां पर 10 यूनिट बेच रहा था सेलर। अब मैंने आपको बताया कि अगर आप एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचते हैं मार्केट में, कोई सेलर अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचता है मार्केट में, तो उसके द्वारा आपके टोटल रेवेन्यू में जो भी चेंजेस आते हैं वो आपका क्या हो जाता है, एमआर हो जाता है, यानी मार्जिनल रेवेन्यू हो जाता है। अब मान लीजिए कि 10 यूनिट बेचने पर आपको 50 रुपए का लाभ, मतलब आपने 50 रुपए पा लिया। अब 11 यूनिट बेच रहा है, अब उसको क्या करना है, 11 यूनिट बेचना है। और 11 यूनिट बेचने के लिए वो पर यूनिट कितना रुपए लगाएगा, पर यूनिट कितना रुपए के हिसाब से बेचेगा। मान लीजिए कि ये 4 रुपए के हिसाब से बेच रहा है। अब यहां पर तो 5 रुपए लगाया था पर यूनिट, एक यूनिट है, उसको 5 रुपए के हिसाब से 10 यूनिट बेचा, 50 रुपए हो गया। लेकिन यहां पर अब 11 यूनिट, 10 यूनिट से बढ़ा करके 1 यूनिट बढ़ा दिया, 11 यूनिट। अब जब ये 11 यूनिट बेच रहा है और 4 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बेचेगा, तो इसका जो आपका टीआर निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 11, ये यूनिट हो गई, और प्राइस 4 रुपए के हिसाब से, तो कितना हो गया, 11 4 से कितना होता है, 44। ये आपका 44 रुपीज आ जाएगा। अब ध्यान से समझने वाली बात है, सेलर ने क्या किया, 10 यूनिट बेचा, 50 रुपए पाया,
और वहीं पर जैसे ही 11वां यूनिट यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचा, 11 यूनिट हो गया। जब 11 यूनिट बेचा 4 रुपए के हिसाब से, पर यूनिट हिसाब से 4 रुपए है, तो 11 यूनिट बेचने पर 44 रुपए आपको यहाँ पर सेलर को टीआर मिल जा रहा है, यानी सेलर को यहाँ पर इतना इनकम जनरेट हो रहा है। अब आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। अब आपको पता चल गया टीआर क्या होगा, टीआर यहाँ है, टीआर यहाँ है। अब टीआर में डिफरेंसेस कितने हैं यहाँ पे आप देख लीजिए, और जो यूनिट आपने बेचा है एक एक्स्ट्रा यूनिट वो देख लीजिए। अब बेसिकली हम आपको यहाँ से इस फार्मूले से बताने वाले हैं, आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आ जाएगा। फिलहाल हम इसको आसानी से बताने के लिए इसको फार्मूला ले रहे हैं, वो भी आसानी से ही निकल जाएगा, देखते हैं अभी। तो देखो डेल्टा टीआर लिखा है, डेल्टा टीआर का मतलब होता है कि टीआर टू का, देखो टीआर का मतलब ये होता है, डेल्टा टीआर का मतलब यहाँ से समझ लीजिए TR2 माइनस TR1, ठीक है। टोटल रेवेन्यू यानी बाद वाला, और TR1 का मतलब होता है पहले वाला रेवेन्यू। TR2 यहाँ पर ये हो गया जो बाद में आपने बेचा है, और TR1 का मतलब जो आपने पहले बेचा है। इन दोनों का डिफरेंसेस यहाँ पे रखेंगे, यहीं पर कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, TR2 44 है और ये 50 है। बेसिकली आपको TR2 माइनस TR1 करना है। अब जो ज्यादा होगा उसी में से हम कम को घटा लेंगे, तो 50 है, यहाँ पे 44 है, तो 50 से हम 44 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 6 रुपए, ठीक है। क्या आएगा, 6। अब ध्यान से समझिए, और डेल्टा क्यू में कितना डिफरेंसेस आ रहा है। डेल्टा क्यू का मतलब होता है कि आपने जो भी यूनिट बेचा है उस यूनिट में जो भी डिफरेंसेस आए हैं, जो भी अंतर आया है। यहाँ पर आप सेलर यानी 10 यूनिट बेचा था और यहाँ पर 11 यूनिट बेचा है, तो 10 यूनिट 11 यूनिट, इन दोनों के बीच का अंतर 1 आया, यानी यहाँ पर 1 आ गया। अब यहाँ पर देख लीजिए कि आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू आया है वो 6 रुपये आया है, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ भी आप करेंगे, TRN माइनस TRN माइनस 1 यहाँ पे करेंगे आप। TR1 यानी ज्यादा से क्या करेंगे, 50 है, यहाँ पे 44 है, 50 से आप 44 मारे करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पर जो 1 है ना, वो हमेशा डेल्टा क्यू का मतलब ही होता है एक एक्स्ट्रा यूनिट, तो 1 यहाँ पे आएगा तो TR का मतलब यहीं पे ये ले लिया जाएगा, और डायरेक्ट यहाँ पर इसका मतलब 6 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब एक चीज और समझने वाली बात है, यहां पर आपको समझने वाली बात यह है कि क्या जो आपका सेलर है, इस सेलर का जो एवरेज रेवेन्यू निकल के आया हुआ है, ये एवरेज रेवेन्यू इस एक यूनिट के प्राइस के कीमत के बराबर है कि नहीं है। आप यहां पे देख सकते हैं, एक यूनिट जब कोई सेलर बेच रहा है, यानी एक बिस्किट अगर बेच रहा है 5 रुपए मिल रहा है, तो एक बिस्किट की जो कीमत है वो एवरेज रेवेन्यू यानी आपका औसत आय के बराबर हो रहा है, ठीक है। यानी यहां पर आप देख सकते हैं। लेकिन अगर क्या सेलर यानी जो विक्रेता है, अगर वो अपने हर यूनिट की जो प्राइस है वो अलग अलग रखे, तो क्या तब भी इसका जो एवरेज रेवेन्यू है यानी औसत इनकम है या औसत आय है, वो तब भी क्या इस यूनिट के हिसाब से बराबर होगा, यानी एवरेज रेवेन्यू के बराबर होगा या नहीं होगा। इसको समझते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक यूनिट जो सेलर है वो क्या कर रहा है, एक यूनिट जो है वो बेच रहा है 5 रुपए का, 5 रुपए का बेच रहा है, और आपकी जो एवरेज रेवेन्यू आ रही है यानी सेलर की जो एवरेज रेवेन्यू आ रही है वो भी क्या है, अभी फिलहाल के लिए 5 रुपए है। ये 5 रुपए कब है, यानी यहाँ पर यूनिट जो आपकी कीमत है, प्राइस है, वो एवरेज रेवेन्यू के अभी तो बराबर आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि जो सेलर है वो हर यूनिट को एक समान प्राइस लगा रहा है, वो भी कितना रुपए, 5 रुपए के हिसाब से। अगर एक यूनिट बेचेगा तब भी 5 रुपए, अगला यूनिट बेचा तब भी 5 रुपए, वो बेच रहा है 5 रुपए के हिसाब से। फिर अगला यानी तीसरी यूनिट बेचेगा तब भी 5 रुपए के हिसाब से, चौथी यूनिट बेचेगा बिस्किट की तब भी उसको 5 रुपए के हिसाब से बेचना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर विक्रेता यानी सेलर मार्केट में बेचेगा अपने बिस्किट को, तो उसका जो प्राइस है तो वो प्राइस एवरेज रेवेन्यू के बराबर हो रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर सेलर ने क्या किया, एक यूनिट को 5 रुपए के हिसाब से बेचा, अगली यूनिट जो है 5 यानी बिस्किट की, वो 5 रुपए के बजाय 6 रुपए का बेच रहा है, तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि क्या उस हिसाब से आपका जो एवरेज रेवेन्यू है उस प्राइस के हिसाब के बराबर होता है, प्राइस के बराबर होता है नहीं होता। ये समझने वाली बात है। अब इसको हम समझते हैं। मान लीजिए सेलर ने क्या किया, फिर सेलर ने यही है, इसी सेलर को ले लेते हैं। बेचारा ये भी सोच रहा होगा कि हम ये बार बार पकड़ लिए हैं और किसी और सेलर को नहीं पकड़ रहे हैं, फिलहाल के लिए हम इसी सेलर को लेंगे, इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे आज। देखो अब आपको समझने वाली बात है, ये है कि सेलर ने क्या किया, एक यूनिट लिया, ठीक है, एक यूनिट को कीमत लगाया 5 रुपए,
अब फिर अगली यूनिट, एक यूनिट फिर लिया, इस यूनिट को बेच रहा है 6 रुपए के हिसाब से, ठीक है, यानी 2 यूनिट सेलर ने बेच दिया। अब जब सेलर ने यानी विक्रेता ने, जो भी उत्पादक है, जो भी अपने सामान को, बिस्कुट को बना रहा है, वो अगर एक बिस्किट 5 रुपए में बेच रहा है, फिर अगली बिस्किट का जो दाम है वो 6 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। अब आपको समझना है कि एवरेज रेवेन्यू क्या 5 या 6 रुपए के बराबर होगा या नहीं होगा, ये समझने वाली बात है। अब हम क्या करेंगे, 2 यूनिट बेचा, तो 2 यूनिट बेचने पर सेलर को कितना ज्यादा फायदा हुआ है, कितना इनकम हुआ, तो आप देख रहे हैं 2 यूनिट बेचा तो 6 और 5 जोड़ लेंगे तो 11 रुपए, यानी सेलर ने क्या किया, 2 यूनिट को सेल किया तो सेलर को 11 रुपए मिल रहा है, ठीक है। और बेचा कितना, 2 यूनिट बेचा है। अब 2 यूनिट से सेलर को 11 रुपए मिल रहा है। अब इसका हम एवरेज रेवेन्यू निकालेंगे, एवरेज रेवेन्यू निकाल लेंगे। और आपको पता है कि एवरेज रेवेन्यू का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज रेवेन्यू का फार्मूला होता है TR अपॉन Q। अब TR अपॉन Q यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब TR क्या है, TR का मतलब यही जो टोटल प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को बेच करके, अपने यूनिट को बेच करके जो रुपए कमाया है वो आपका TR हो जाता है। तो यानी यहाँ पर 11 रुपए हो गया। अब 11 बटे, यानी यहाँ Q लिखा है, Q का मतलब यहाँ पर 2 यूनिट, जितना यूनिट सेलर ने क्या किया है, बेचा है। तो बेचा कितना है, बेसिकली 2 यूनिट बेचा है, तो 2 यहाँ से आप डिवाइड कर देंगे। तो 11 में अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5.5, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब कोई भी विक्रेता है वो अलग अलग यूनिट को अलग अलग प्राइस पर बेच रहा है, तो उस हिसाब से उसका जो एवरेज रेवेन्यू आ रहा है वो भी प्राइस के हिसाब से ना होकर के, यानी प्राइस के बराबर ना होकर के वो अलग ही है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर कोई भी विक्रेता होता है, अगर कोई भी सेलर होता है, वो अपने सामान को, अलग अलग सामान को अलग अलग कीमतों पर बेचता है, तो उसका एवरेज रेवेन्यू यानी औसत आय या पर यूनिट आय उसकी क्या होती है, अलग अलग होती है। लेकिन वहीं पर अगर सेलर क्या करे कि सभी यूनिट को एक ही समान प्राइस पर अगर वो बेचता है, तो उस हिसाब से सेलर का जो एवरेज रेवेन्यू होगा वो क्या होगा, एक यूनिट के प्राइस के बराबर होगा, ठीक है। बेसिकली वास्तविक जो जीवन में, हमारा जो वास्तविक जीवन है, यानी रियल लाइफ में, हम क्या करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो लगभग सेम होती है। अगर आप वॉशिंग मशीन सैमसंग की खरीदने जाएंगे तो सैमसंग की वॉशिंग मशीन आपको सेम प्राइस पर मिलेगी। अगर मान लीजिए कि सैमसंग का आप वॉशिंग मशीन खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, अगर सैमसंग का वॉशिंग मशीन बेसिकली अगर आपको 10,000 का मिल रहा है, तो सैमसंग का वॉशिंग मशीन आपको 10,000 का ही मिलेगा। और वहीं पर सैमसंग के अलावा कोई भी कंपनी आप लेने जाएंगे तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत अंतर है, सैमसंग के अलावा कोई भी आगे ब्रांड है, उस ब्रांड की कीमत मान लीजिए कि 12,000 है, तो 12,000 वो बेचेगा। बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट है, सैमसंग के जितने भी आपके पास वॉशिंग मशीन होंगे, सबकी कीमत एक समान होगी। अब जब सबकी कीमत यानी एक समान होगी, तो जाहिर सी बात है कि सबकी कीमत एक समान होने का मतलब यह है कि आपका जो एवरेज रेवेन्यू है वो क्या होगी, इस कीमत के बराबर होगी। और यहाँ पर अगला ब्रांड जो है, उस ब्रांड के हिसाब से एवरेज रेवेन्यू इस प्राइस के हिसाब से हो जाएगा। तो आपको बेसिकली यही यहाँ पे समझना है कि अगर कोई भी उत्पादक है, कोई भी सेलर है या कोई भी दुकानदार है, वो अपने सामान को बना करके अगर वस्तुओं की कीमतों को अलग अलग बेचता है, तो अलग अलग बेचने का क्या होता है, तो आपका एवरेज रेवेन्यू वो अलग हो जाएगा। लेकिन अगर वो अपने सामान को एक ही कीमत पर बेचेगा तो उसका एवरेज रेवेन्यू उस कीमत के बराबर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको फॉर्म्स ऑफ मार्केट यानी बाजार के जितने प्रकार होते हैं उसके बारे में आपने जो पढ़ा वो समझ में जरूर आया होगा। और साथ ही साथ आपने इसके साथ ही साथ मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के बारे में पढ़ा है, और उसको विद एग्जांपल यहाँ पर आपने शो किया है। आपने यहाँ पर देखा हुआ है कि कैसे कोई अगर सेलर है वो अलग अलग कीमतों पर बेचता है तो क्या एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है, या अगर एक समान कीमतों पर बेचता है तो क्या होता है। ठीक है, उम्मीद है कि सेशन बहुत ही अच्छी तरीके से आपके समझ में आ गया है। लेकिन फिर भी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, कुछ भी डाउट हो रहा हो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम बेहतर आपका उपचार करने की कोशिश करेंगे, यानी आपके जो डाउट्स हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करिएगा जरूर, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसे इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।